ठीक है। सो आप समझे मेरी बात को, जिस हिसाब से आपके मार्क्स दिख रहे हैं, नो वन इज अप टू मतलब एट द मार्क, अभी तक तो कोई भी नहीं है, बहुत कम मार्क्स हैं ये, है ना। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने आप को सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं तो आपको देखो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, आपको हैबिट में बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया फ्री हो गए कि हाँ ठीक है हो गया टेस्ट अब चिल मारते हैं। ठीक है, आपको अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कमियों को दिखा रहा है। टेस्ट को आप ऐसे ना ले कि यार टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। दो तीन तरह के लोग हो जाते हैं, यार मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे कुछ नहीं आता। एक होते हैं हाँ ठीक है टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं मेंस में तो फोड़ ही दूंगा मैं, है ना। एक दिन एक चमत्कारी शक्ति आएगी जो मेंस वाले दिन मुझे सारे मार्क्स दिलवा के चली जाएगी। तो आपको थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आप मेरी बात समझें। आप पोस्ट टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वीक पॉइंट्स। देखो गलतियां सबसे होती है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तब आप बहुत बड़े वाले हो क्या, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेस्ट का पर्पज यही होता है और कोई पर्पज नहीं होता। टेस्ट का पर्पज आपको नीचा दिखाना थोड़ी है कि ले तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आते, नहीं है ना। कोई आपकी मखौल नहीं उड़ाना चाहता। टेस्ट इज फॉर टू आइडेंटिफाई कि आपने पिछले 2 हफ्ते में जो कुछ पढ़ा उसमें से आप कितना एब्जॉर्ब कर पाए। अब आप सोचो अगर 2 चैप्टर के टेस्ट में ये मार्क्स हैं तो जब सारे चैप्टर आएंगे तो क्या होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो आपको टेस्ट को बहुत सीरियस लेना होगा और ईगो पे लेकर चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपना ही नाम ले रहा हूं कि मान लो मेरे इस टेस्ट में 300 में से सिर्फ 80 मार्क्स आए हैं, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो अगर ये 80 मार्क्स आए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे 80 मार्क्स ही क्यों है, और उसमें हेल्प करेगा आपका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। तो आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है, आपको एक नोटबुक बनानी है। अब बोलोगे आदमी नोटबुक बहुत बनवाता है, कितना पैसा खर्च करेंगे भाई नोटबुक में। उसका नाम भी आपको पीटीए रखना है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट का नंबर डालें, डेट डालें, ये टेस्ट नंबर 2 था 3 था इस डेट को था। पैटर्न डालें, मेन था या मेन प्लस एडवांस था। ठीक है, जिस भी तरह का आपका टेस्ट था वो टेस्ट का नंबर डालें। और इस टेस्ट के बाद मैं बताऊंगा आपको, इसके अंदर आपको बुकलेट थोड़ी मोटी बनाना भरेगी। एक एक टेस्ट में 6-6 पेज भर सकते हैं आपके, इसलिए तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट वाइज जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके बता देता हूं आपको एक बार के लिए, या फिजिक्स पे क्यों, मैं मेरा सब्जेक्ट पे लेता हूं ना, केमिस्ट्री। ठीक है, आपको यहां पर सबसे पहले कॉलम 1 बनाना है, विच इज कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्टेड, वो टोटल नंबर पहले आपके पास होना चाहिए। ऑल्दो जब आप ऐप पर या सीबीटी देते हो, जब ऐप पर आप टेस्ट दोगे, ये पे आपके पास पहले आ जाएगा, बट फिर भी आपको वहां से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपकी नजरों के सामने डेटा होना चाहिए। इस प्रोसेस में आपको करीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा मैं अपने 2 से 3 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ। चिंता ना करें, आप अपने घंटे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपका एक फिक्स स्कोर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ कि मेरा 80 आ रहा है, तो 80 से मैं 100 पहुंच जाऊंगा, खींचतान के 120-130 पहुंच जाऊंगा, उसको कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं करता हूं। तो अगर मुझे 80 को 180, 200, 250 पहुंचाना है तो मुझे काम करना ही होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी एक स्टेगनेंसी आ जाएगी थोड़े दिनों में, फिर आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपके टेस्ट में मार्क्स उतने ही आने वाले हैं जितने आते हैं। ठीक है ना। सो आपके लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होता है। ठीक है ना, तो इसको करना शुरू करें संडे के दिन। सैटरडे आप टेस्ट दे दो, संडे दिन बैठो आराम से रिफ्रेश होकर, और ये काम के ऊपर आप फोकस करो 2 से 3 घंटे। ठीक है, तो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हैं, ये आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर लिखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 क्वेश्चन थे, वैसे तो ऑप्शनल 25 होते हैं, बट 30 में से भी मैंने कितने अटेम्प्ट किए, मान लो मैंने 16 अटेम्प्ट किए। ठीक है, 14 क्वेश्चंस मेरे अनअटेम्प्टेड रह गए, टच ही नहीं कर पाया मैं उनको।
मेरे इनमें से करेक्ट हुए मान लो सिर्फ 5, तो चलो थोड़ा कम हो गए, कोई बात नहीं, और 11 मेरे इनकरेक्ट हो गए, मार्क्स ही माइनस में आएंगे, आएंगे क्या, है ना, नहीं आएंगे, बच जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, कितने आएंगे, 20 माइनस 11, 9 मार्क्स आ जाएंगे मेरे, ठीक है, आ भी रहे हैं कईयों के, दिख रहे हैं, अरे वो एग्जैक्टली है, उसका नाम भी प्रिंस ही है, बताओ, कोइंसिडेंस, कैलकुलेशन बढ़िया है अपनी, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति है, इस स्थिति को आप समझें। अभी जो अटेम्प्टेड वाला है उसका एक अलग से डिस्कशन करो, कि जो आपने अटेम्प्ट किए वो आपको क्वेश्चन देख के आप ही को पता लगेगा, और नेक्स्ट डे या टेस्ट के जस्ट बाद ही पता लग पाएगा, अदरवाइज बाद में तो आप भूल जाओगे। तो अटेम्प्टेड जो मेरे 16 क्वेश्चंस थे, सॉरी मैं अटेम्प्टेड पे जा रहा हूँ, करेक्ट पे, अटेम्प्टेड तो हो गया, उसको क्या ही देखना है, मेरे 5 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। इन 5 क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे होंगे जो बाबा की कृपा से ठीक हो गए होंगे, समझ रहे हो, मतलब तुक्का, आता पता नहीं था, ऐसे अंतरात्मा से आवाज आई इसका आंसर बी होगा, टिक कर दिया, और तुक्का बाबा की कृपा से आंसर बिल्कुल सही हो गया। हम कभी इस चीज को देखते ही नहीं है कि जो बाबा की कृपा से सही हुआ है वो आपको आता नहीं था, बस आपका सही हो गया इसलिए आप खुश हो, ठीक है। कभी दोबारा वो क्वेश्चन आया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होगा, मतलब इसकी 100% गारंटी कि वो गलत होगा, इसलिए उस टॉपिक का नाम लिखें, राइट नेम ऑफ दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था ना अपन ने, तो मान लो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेरे को ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्वेश्चन चमकता ही नहीं है, ये क्वेश्चन वहीं से आया था, दैट मीन्स ये मुझे नहीं आता है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। उसके ऊपर काम कैसे करना है, आपको इसको नोट्स में से पढ़ना है, और नोट से पढ़ने के बाद आपको इसके ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, आप यहां पर आए हमसे बोले कि सर मेरे को इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहिए, दे दो, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, दोबारा कभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आया तो आप उसे गलत नहीं करोगे, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इनमें से वो जो 4 क्वेश्चंस आपके, मतलब आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बहुत डीप एनालिसिस होता है, एक बार आपकी आदत पड़ गई ना तो आप बहुत तगड़ा स्कोर करके आओगे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब मैं करवा चुका हूँ बच्चों से, इसलिए ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7, 9, 17 ऐसे मान लो सही किए थे मैंने, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने पेपर का प्रिंट निकाल के आपके पास एक एक क्वेश्चन रहेगा, उस हर क्वेश्चन पे एनालिसिस लिख सकते हो कि क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ। नोटबुक बनाने की जगह आप पेपर के प्रिंट पे काम कर सकते हो, बेटर होगा, उससे भी बेटर काम अगर अपन करें तो, है ना। तो मेरे पास अभी है नहीं ऐसा पेपर का, पीडीएफ पढ़ाएगा ना उस पेपर का किसी, ये पढ़ता मुझे, शुरुआत में लगेगा, जरूरी है लगना, लेकिन अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आप कहां से आगे निकल पाओगे, आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे भी जगह नहीं है, जो प्रिंट ऐसे दिया हुआ है, बट हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, आप इस तरह का प्रिंट निकाल के चिपका सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, उस कॉपी पर, मतलब कुछ भी करो, एनालिसिस होना चाहिए प्रॉपर उसका। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लो मेरा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का लग रहा है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, चलो केमिस्ट्री में चलते हैं, फिर वही केमिस्ट्री नाराज हो जाएगी, वरना बोले यार तू पढ़ाता मेरे को, एनालाइज कैसे और करता है बताओ। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ का है, आइडल नॉन आइडल का। फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्वेश्चन नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पता करूंगा विच पेयर शोज पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वीक टॉपिक है, मुझे आइडेंटिफाई करना नहीं आता, और ये ऑब्वियसली कई जनों की प्रॉब्लम हो सकती है ऑफ आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो मेरे को उस टॉपिक को वापस से पढ़ना चाहिए और करीबन 10 से 12 क्वेश्चंस करने चाहिए। मान लो मुझे इस पे क्वेश्चन नहीं भी मिले, तो मैंने थ्योरी में पढ़ा है, तो मैं ऐसे लिख दूं रैंडमली उठाकर कि मेरे पास CCl4 प्लस HNO3 है, ऐसे ही पेयर्स बना दूं कि CCl4 प्लस CS2 है, या CS2 चलो ठीक है एक बार ले लेते हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन है, ऐसे पेयर्स बना लो, खुद से लिख लो, या किसी दोस्त से लिखवा लो यार 10 पेयर लिख दे मेरे लिए, लिख देगा, कोई मना थोड़ी करेगा। आप आइडेंटिफाई करो, बताओ ये कौन सा डिवीजन शो कर रहा है,
कौन सा हो गया तुम्हारा गेम? पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, इन दोनों में किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ पा रहे हो? तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, अपने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा जब भी आए वो आपसे गलती करवाएगा ही करवाएगा। जब आप इतना डीप एनालिसिस करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ गया यार मेरी ना प्रॉब्लम ये है। अभी तो क्या है, या तो आपको पूरा चैप्टर ही प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में से कोई इंसान इसका पूरा चैप्टर खराब होता हो, उसके उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जिनके पूरा चैप्टर टिका हुआ होता है वो खराब होते हैं, और यू डोंट नो देम, आपको पता ही नहीं है कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। तो आपको ऐसे एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरा, अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ, एक बार के लिए मानते कि मेरा क्वेश्चन सही था, ठीक है, तो ये सही था, दैट मीन्स मुझे अच्छे से आता था कि यहाँ पे मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, क्या, 10 इंटू डी इंटू वेट बाई वेट परसेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आएगा तो मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन मान लो मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन मुझे क्लिक ही नहीं किया, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मुझे क्लिक नहीं किया। तो अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस टेबल उतनी बनाना, करेक्ट इनकरेक्ट वो वाला। तो आप चाहो तो एक पेपर का ऐसे प्रिंट निकलवा सकते हो, उस पेपर के प्रिंट में आप लोग ऐसे एक एक करके वो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तो या फिर एक एक को कट करते जाओ, नोटबुक में चिपकाते जाओ, उसके बराबर में लिखते जाओ। 50 तरीके करने के, अगर आप करना चाहो उसको तो A4 साइज पेपर पे ले लो, चिपकाते जाओ एक एक क्वेश्चन को, उसके सामने ऐसे लिखते जाओ नोट्स, बट इट शुड बी ऑफलाइन। या अगर आप आईपैड वगैरह यूज करते हो, उस पर लिखते हो तो उस पर यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, इट शुड बी रिटन बाय योर हैंड्स ओनली, ठीक है, तब जाके उस एनालिसिस का कोई मतलब होता है, वरना अदरवाइज सब ऑल BS, उसका मतलब समझते ही हो। सो मुझे क्लिक ही नहीं किया इस क्वेश्चन में कि करना क्या था। फिर मैं छानूंगा, मास्टर के पास जाऊंगा, पूछूंगा बताओ, तो मुझे पता लगेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस जो लिखा हुआ था सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ था, छुपा हुआ था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उस टाइम पर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। ये इस क्वेश्चन का लिंक था। आप अपनी PSS उठाओगे और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करोगे 3 से 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को ये समझना होगा और एनालाइज करना होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन आने के बावजूद भी मैं इसे गलत करके आ गया, या मुझसे इसमें सिली मिस्टेक हो गई, तो जिस जिस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई ना, उसमें सबसे बड़ा डब्बा बनाना। वैसे तो मैं आपको सिखा चुका हूं आपको क्या करना होता है, ठीक है। आपको अपनी फेवरेट गाली खुद को देनी भी चाहिए और यहाँ पे भी लिख लेनी चाहिए कोड वर्ड में, किसी और ने पढ़ ली तो दिक्कत हो, पापा ने पढ़ लें तो दे चप्पल पे चप्पल, दे चप्पल पे चप्पल, है ना। तो कोड वर्ड में आप यहां लिखें। इस तरह से आप पूरे पेपर के अंदर हर एक चीज को कैटेगराइज करें कि ये क्वेश्चन मेरा सही था, ये मेरा गलत था। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन तुक्का बाबा की वजह से सही हुआ, आता ही नहीं था, ये तुक्का बाबा क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको इसके कंसेप्ट को समझना होगा कि चलो आज तो इसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा संडे डिवोट करना चाहिए, जब भी पेपर हो अगला संडे या सैटरडे पूरा डिवोट करना चाहिए उस पेपर को एनालाइज करने में और उसमें ही गलतियों को समझने में। आई कैन बेट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप करके देख लो, जो 80 लिख रहा हूं ना, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आप अगले टेस्ट में जोड़ दोगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको खुद को समझ में आ रहा होगा अभी देखने में कि यार बहुत कुछ मैं इससे सीख सकता हूं। दैट इज योर इनर ट्रूथ, ठीक है। बाकी मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं, और कुछ भी कर लो, कितना ही पढ़ लो, कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब तक आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली वे। बताओ जब बैटल होती है, कोई एक आर्मी हारती है, ऐसा होता है ना, एक बार हार गए, जैसे आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप जाने कितनी बार हारे थे महाराणा प्रताप, पता है किसी को? किसी की जीके बढ़िया नहीं, 100 तो नहीं था, 17 या 18 बार हारे थे, ऐसा कुछ था। मान लो 17 बार हारे थे, लेकिन 18वीं बार वो जीते। हर बार उन्होंने क्या किया होगा, या हर बार नहीं किया होगा तो 17वीं बार ये जरूर किया होगा कि साला मैं 17 बार हारा कैसे, पता तो लगे पहले कि मैं हर बार जा रहा हूं, हार के आ जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर हार के आ जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर हार के आ जा रहा हूं। तो 17वीं बार बैठ के उसने पूरी 17 बार को चेक किया होगा कि इस बार क्या गलती, इस बार क्या, इस बार ये गलती नहीं करूंगा, तो अपने आप जीत गया। इट इज अबाउट नॉट डूइंग मिस्टेक्स इन पेपर। मैं आपको एक और चीज बोलूं, आप मेरे कहने से एक रैंडम पेपर उठाओ,
प्रैक्टिस के लिए, और उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन आता हो ना वो टिक करके आ जाओ, बाकी कोई टिक मत करो। 1% भी डाउट है टिक मत करो, फिर भी आपके जितने आ रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पूरी मैथ्स करनी, पूरी फिजिक्स करनी, पूरी केमिस्ट्री करनी, आए चाहे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर पूरा करके आए, पूरा है, पूरा पेपर करके आना, तो वो नहीं करना है आपको। सो स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स लाइक दिस, और आप आराम से हर एक क्वेश्चन के सामने ऐसे लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओगे तो आपको अपने आप अपनी गलतियां पता लगेगी, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ। अब जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन सही है, तो सही ये कंसेप्ट से है, ये तुक्का बाबा से है, ठीक है। अगर तुक्का बाबा से है तो इस टॉपिक का नाम लिखें कि मेरे को एरोमेटिसिटी पहचानने में दिक्कत है भाई साहब, मैं नहीं पहचान पाता हूं, ये हल्का क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया उसमें नहीं पहचान सकता तो मेरे साथ दिक्कत है। मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आती है बट इस क्वेश्चन में मुझसे गलती है, तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको सीखें, कभी दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके अंदर गलती ना करूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको, अब आप समझ सकते हो कि सिर्फ केमिस्ट्री एनालाइज करने में आपको करीबन 1 घंटा तो लगेगा, 1 से सवा घंटा। ये एनालाइज करने के बाद फाइनल लिस्ट बनाए, फाइनल लिस्ट, टॉपिक्स टू बी इंप्रूव्ड, अपनी इंप्रोवाइजेशन लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहां लिखें चैप्टर का नाम, मान लो लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें आइडल नॉन आइडल नहीं आता, एजियोट्रॉप नहीं आता, वेंट ऑफ फैक्टर में बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 3 आपकी कमियां हैं इस चैप्टर की, इनके ऊपर आपको आज ही आज काम करना है, जो संडे का आपके पास टाइम है। मंडे से फ्राइडे सैटरडे हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और चैप्टर का दिन है, ठीक है। तो यू थिंक लाइक हाँ संडे इज हॉलीडे, तुम ऑफिस जाने वाले नहीं हो, ऑफिस वालों के लिए होता है संडे इज हॉलीडे, आज मैं काम नहीं करूंगा। यू आर वर्किंग फॉर अ टारगेट, जो लोग टारगेट के लिए काम करते हैं ना उनके लिए छुट्टी नहीं होती है, उनकी छुट्टी बाद में होती है, बढ़िया वाली। एक बार अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ फिर छुट्टी छुट्टी है। आईआईटी में 5 दिन का कॉलेज होता है, एवरेज 5 में से 3 दिन छुट्टी रहती है, सिर्फ 2 दिन कॉलेज जाना होता है, क्योंकि हर सरकारी छुट्टी छुट्टी है, ठीक है। तो कुछ हर हफ्ते एवरेज देखोगे आप 1 या 2 तो सरकारी छुट्टी मिल जाती है, और कुछ प्राइवेट छुट्टियां हो जाती है। रात को 3 बजे तक जाके सुबह उठे नहीं, 8 बजे क्लास कौन जाएगा भाई, प्रॉक्सी लगा देना। सो इट हैपेंस, जितना आप अभी पढ़ रहे हो उसका मात्र 10% आपको कॉलेज जाके पढ़ना होता है, मात्र 10%। तो इस बर्डन को लो। लेकिन गलती से अगर आप किसी जीआईटी में पहुंच गए, जेआईटी झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इट इज अ स्कूल, वहां पर स्कूल के बाहर एक गार्ड होता है ना, जैसे एक बार आप स्कूल में घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते, जैसे आप कॉलेज के अंदर घुस गए, कैंपस बड़ा है बस, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, यू हैव टू स्टे देयर टिल 5 o'clock, फिर आप 5 बजे बाहर निकलो। गवर्नमेंट कॉलेज में सुविधा थोड़ी अलग होती है, आप जाते भी अपनी मर्जी से हो, आते भी अपनी मर्जी से हो, और किसी की मर्जी नहीं चलती। हाँ, गार्ड है ही नहीं वहां पे, गवर्नमेंट कॉलेज में गार्ड रुकते नहीं है, उनको पता है ना यार, जो लोग वहां फाइट करके पहुंचे हैं वो कुछ ना कुछ करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आके भी वहां एक ही रूल है, 75% अटेंडेंस, वो नहीं मिली तो कोई आपकी बैक रोक नहीं सकता, ठीक है। तो वहां अप्रोच ही नहीं चलते हैं, प्रोफेसर के पैर पकड़ लो एक बार, थोड़ा बहुत काम चल जाता है, बट जरूरत से ज्यादा अटेंडेंस डिप हुई तो आप आउट हो। इसलिए अभी जो आपकी मेहनत है, आगे आपको बहुत फ्रीडम मिलने वाली है, आप जो करना चाहो, बट दिस ईयर यू हैव टू, कोई संडे मंडे नहीं है आपके लिए। जब आप इन कामों से फ्री हो जाओ देन यू कैन रिलैक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलैक्स नहीं करना, रिलैक्स का तो मैं कहते हैं हर दिन करना चाहिए रिलैक्स तो आप लोगों को, लेकिन मेरा काम खत्म होने के बाद मैंने जो आज काम डेजिग्नेट किया था वो काम हुआ या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है रिगार्डिंग पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो सजेशन कि ऐसा भी कर सकते हैं, या अगर नहीं करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा। बिल्कुल पूछ सकते हो, किससे पूछोगे, हाँ पूछो ना, किसने मना किया। और आपके जो सुविधा है यहाँ के पूछने की, तो मैसेज से क्या फर्क पड़ रहा है, आप इकट्ठा कर लो। संडे है ना, मंडे तो आओगे, मंडे को आ जाओ, सर टाइम दे दो 10 मिनट का, ये समझा दो, सारा हो जाएगा, किसी ने मना थोड़ी किया है। साथ साथ कैसे करोगे, पहले साथ साथ करने बैठ के तो आपको 2 घंटे केमिस्ट्री में जाए, फिर यार बहुत टाइम हो गया, अब नहीं, बाद में करूंगा, फिर बाद आएगा ही नहीं। एनालिसिस पहले होना चाहिए, काम बाद में।
भाई नई स्ट्रेटजी कब बनाओगे? जो पुरानी गलतियों का एनालिसिस होगा तभी तो नई स्ट्रेटजी बनाओगे। पतौड़ा मारना, बताओ आपने गलती पकड़ी, ये गलती, चलो वापस लड़ने चलते हैं। पहले सारा एनालाइज किया, फिर नई योजना बनाई, फिर जाके तो जीता ना वो। सो इट इज द प्लानिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोई? नहीं, टेस्ट का आंसर की मिलने के जस्ट बाद आप शुरू कर दें इस चीज को। हाँ वो हो सकता है, वो हम ध्यान रखेंगे उस चीज का। रिजल्ट लेट आया होगा, आंसर बताओ। अभी इससे शुरू कर लो, वो तो हमने आपके खेलने के लिए दिया कि आप अपने हिसाब से क्या करते हो। नाउ वी हैव, नहीं वो तो आप थे नहीं इसलिए नहीं दे पाए आप, तो अब अपने पास थोड़ा वो है कच्चा चिट्टा पट्टा, इसीलिए आया हूं मैं, वरना आता ही नहीं। अगर इसमें सब कुछ सही होता तो इट वाज ऑल गुड, बट इसमें कुछ भी सही नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा है ये समझाने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार आपका ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस हो गया, तो फिर देखो आपको जो अगला काम करना होता है ना, वो होता है पीटीपी, दैट इज कॉल्ड प्री टेस्ट प्लानिंग। ये आपको टेस्ट से पहले करनी है। तो सबसे पहले आपने जो, अच्छा ये है ना आपके जो नोट, ये जो अपने पेपर का एनालिसिस किया है ना, जो मैंने आपको बताया सिली मिस्टेक्स, सबसे पहले अपनी सिली मिस्टेक्स को देख लो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिली मिस्टेक्स के केस में 2+2 को या 2x2 को या 2x3 को 5 लिख कर भी आ जाते हैं। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था पेपर के अंदर, है ना। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र पढ़ेगा भी आपने, बिल्कुल ऐसे इसको एक दिन पहले पढ़ें कि तो से ये गलतियां हुई थी और इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट, है ना, उससे हाईलाइट होगा कि हाँ यहां मैंने गलती की थी। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अपना टारगेट रेंज बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे अब 80 मार्क्स थे, तो मैं सीधा 80 से 200 नहीं पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो मान लो मैं टारगेट इस बार मेरे को 40 मार्क्स बढ़ाने, 120 मार्क्स लाने मेरे को 300 में से। सही है, अब ये 120 मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है मैथ्स, या अगर मान लो नीट वाले बच्चे तो उनके लिए बायोलॉजी है। ठीक है, तो अभी आप जेई वाले हो इसलिए आपसे इसी पे बात कर रहा हूं। तो ये जो 120 मार्क्स मुझे लाने हैं, उसके लिए बताओ मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 30 × 4 120 आ जाएंगे भैया। आर यू हैप्पी इन 120? यस, 50% इंक्रीज है पहले ही टेस्ट में, मोर देन हैप्पी। ठीक है, अगर मैं 80 के ऊपर बैठा हुआ हूं तो। हाँ, अगर मैं 180 पे बैठा हुआ हूं तो मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए? 200, 200, 190 और 200। कृपया रॉकेट ना बने, 180 250 नहीं पहुंचा सकता एक बार में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। किस्मत की बात है, पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ, बट टेक, जैसे आप हायर रेंज में जाओगे 5-5 10-10 मार्क्स बढ़ाना भी बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है, लेकिन लोअर रेंज में बड़ा जंप लेना बहुत आसान होता है। ठीक है, सो अभी 120 पे चलते हैं। तो मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, और 30 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 10 क्वेश्चन फिजिक्स में करने हैं, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करने हैं और 10 क्वेश्चन मैथ्स में करने हैं। मान लो जैसे मेरी मैथ्स बर्बाद थी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 12 क्वेश्चन यहां करूंगा, 12 क्वेश्चन यहां करूंगा और 6 क्वेश्चन यहां कर लूंगा, तो भी मैं 120 पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से अपने टारगेट सेट करें, मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूं। आप समझो मुझे 30 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं, मात्र 40% पेपर करना है, और मेरे पास ये 12 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना अवेलेबल है? 60 मिनट्स। बताओ पर क्वेश्चन कितना टाइम है? क्या मैं 5 मिनट में एक क्वेश्चन सही नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। अब आप मान लो नहीं, मेरे को 120 नहीं चाहिए, मेरे को तो 180 मार्क्स चाहिए। 180 की प्लानिंग करो, 180 के लिए आपको 45 क्वेश्चन करने हैं इंटू 4। और तो जितना आसानी बोर्ड पे दिख रहा है उतना आसान है नहीं, बट इट इज डूएबल, मैनेजेबल है। उस केस में आपको क्या करना है? 15 क्वेश्चन करने हैं। फिर से अगर कोई वीक है तो स्ट्रांग, एक वीक है तो कुछ तो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग है उसमें ज्यादा क्वेश्चन निकालो, जो वीक है उसमें कम क्वेश्चन निकालो। अब 15 क्वेश्चन करने भाई साहब 60 मिनट में, तब भी आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट है? 4 मिनट, मोर देन सफिशिएंट यार। केमिस्ट्री का क्वेश्चन 4 मिनट में थोड़ी होता है, कई बार तो आधे मिनट में हो जाता है, कई बार 2 मिनट में हो जाता है। मैथ्स क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगता है, तो निकाल केमिस्ट्री से वहां पर टाइम दो। ठीक है,
ये चीज पहले आप ये देखोगे कि हाँ यार मेरे को कितने मार्क्स, तो टारगेट होना चाहिए दिमाग में, बार बार घूमना चाहिए इतने, और संतुष्टि, ठीक है। 120 का कर लिया ना, उसके बाद देखो टाइम कितना है, अरे अब तो बहुत टाइम बचा है, या तो आप 120 पे फ्री हो, पर मत हो। अगर आपको लगता है कि आपने 120 का सही कर दिया है और आपका टाइम है, तो फिर क्वेश्चंस को छांटना शुरू करो और उसके बाद फिर से और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, बट इट शुड बी योर इमीडिएट टारगेट। बिल्कुल। वो आपको आई थिंक वॉच अलाउड होती है अलार्म वाली आप लोगों को मेन एग्जाम में? नहीं होती है, नहीं होती है। वहां लगा रहता है, पर वो बचता थोड़ी ना होगा टाइम पर, है ना। तो वहां थोड़ा, हमारे टाइम पे तो वो बीप बीप वाली वॉच अलाउड होती थी, तो हम लोग तो जनरल टेस्ट में से करते थे हम को। हाँ हाँ, वहां नहीं रहता है, बट आपको थोड़ा कॉन्शियसली रखना होगा, क्योंकि आपको लगे ना कि मेरे 2-3 मिनट चले गए हैं, तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, है ना। इन क्वेश्चंस को दिल पे पत्थर रख के छोड़ना होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको बुलाते हैं, है ना। हाँ, जाने का नहीं, आपको ये लगेगा ये आसान है मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आप कैलकुलेशन में फंस गए, फिर भी आपको आप बार बार कैलकुलेशन चेक करोगे, तो इट इज अलार्मिंग कंडीशन, रेड फ्लैग, कि नहीं नहीं भाई छोड़ दो, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो वो आपको कॉन्शियसली करना होगा, उसके लिए कोई टूल नहीं है, मतलब आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। एक टेस्ट दो टेस्ट में वो गलती होगी, है ना, और अगर आप पेपर एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा यार ये ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा फंसता हूं मैं, तो वहां आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यार आगे से मैं ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप खुद सोचो, अगर आपको 5 मिनट लगने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो इट इज बेटर टू लीव इट, क्योंकि वो 3-4 क्वेश्चन का टाइम खा चुका है आपका पहले से, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अपने मार्क्स टारगेट के हिसाब से, टारगेट औकात के हिसाब से सेट करें, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट जिनको बोलते हैं उनको औकात के हिसाब से बोलते हैं हिंदी में। बाहर के टारगेट्स है अनरियलिस्टिक, ना कर 300 लाऊंगा मैं तो, 70 मार्क्स आ रहे हैं अब 300 लाऊंगा मैं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट है, वो आएगा लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। फिर देखें, ये करने के बाद आपको जो अगला काम करना है, आपको एक ऑर्डर फिक्स करना है सब्जेक्ट्स का, अटेम्प्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? और वो हमेशा के लिए फिक्स कर दो, हिट एंड ट्रायल 2 से 3 टेस्ट में करो एंड फाइंड आउट आपके लिए कौन सा ऑर्डर बेस्ट काम करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आपके लिए काम करता हो। इन जनरल ये सिखाया जाता है कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, रीजन बीइंग आप उसे जल्दी खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री बर्बाद है तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, खत्म कर देगी आपके पेपर को, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है उससे पहले आपको ट्राई करना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, वहां से शुरू करो जो भी हो, बिकॉज इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप जब टेस्ट में जाते हो, पहले 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो आपको पता है ना क्या होता है ना। तो अगर आपने आपका वीक सब्जेक्ट लिया दुनिया को देखकर कि प्रभु श्री 1008 ने ज्ञान दिया था कि पहले केमिस्ट्री करनी चाहिए और 40 मिनट में खत्म करके और आगे चलनी है, पता लोग केमिस्ट्री 40 मिनट में कैसे खत्म करते हैं, पता ही नहीं, आंसर है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, खत्म करनी है 40 मिनट में, नहीं करनी भाई, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, आप पेपर फिजिक्स से शुरू करो। पेपर शुरू करने के बाद आपको सबसे कमजोर शिकार ढूंढना है। कमजोर शिकार का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आपने कभी डिस्कवरी पे किसी शेर को शिकार करते हुए देखा, झुंड के अंदर शेर या शेरनी को? वो पहले 15 मिनट तक पूरे हर्ड को एनालाइज करते हैं, पूरे हर्ड को, और वो देखते हैं कि इनमें से सबसे आसान किसका शिकार कर सकता हूं। वो ट्राई करते हैं तो हर्ड में जो भैंसों के बच्चे होते हैं उनको, या फिर बूढ़े भैंसे को, या फिर कोई घायल भैंस होगी उसको, सबसे पहले वो लोकेट करते हैं और फिर उसके अराउंड अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर सिंगल शेर होगा तो वो वेट करेगा कि कितना क्लोज वो उसके पहुंच सकता है, उसके बाद वो अपना जंप स्टार्ट करता है। So that is the point. You have to stay for a while. You have to analyze the paper. पेपर को आप स्क्रॉल कर सकते हो अगर आप सीबीटी में हो, पन्नों में देख सकते हो अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर है।
बहुत अच्छे से फिजिक्स के पेपर को स्कैन करें, और स्कैन करने के साथ साथ आपको दिखता जाएगी 5वां क्वेश्चन हलवा है, दिख रहा है मुझे 7वां क्वेश्चन हलवा है, 25वां या 12वां क्वेश्चन भी हलवा है और 25वां क्वेश्चन भी हलवा है। तो भैया सबसे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। स्क्विड गेम थोड़ी चल रहा है कि 1 नंबर से शुरू करना है। आपकी इच्छा हो जो क्वेश्चन करो, सबके मार्क्स भी क्या है, बराबर है। तो जो सबसे आसान क्वेश्चन, आप इतना तो आप मानते हो ना, आपको देखते पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे आराम से हो जाएगा, मानते हो ना आप इस चीज को। जैसे मैंने अभी ये पेपर देखा था, ये तो मैथ्स आ गई, इसमें तो एक भी नहीं होगा, है ना। जैसे मैं देख लूं, ऑर्गेनिक की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, मेरे लिए डुएबल है, ठीक है। इधर आ जाओगे, अभी थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा आसान सा लग रहा है। देखो, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर, सबके मास दिए हैं, मैं आराम से रोल्स रो लगाना है। तो मैं अगर इनमें से एनालाइज करूं तो मेरे लिए ये क्वेश्चन आराम से डुएबल क्वेश्चन है मेरे लिए, ये है ना, ये आराम से कर लूंगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाय स्ट्रक्चर, पता नहीं, ये तो मेरे को समझ नहीं आएगा, ये आई थिंक कर सकता हूं। उसके ऊपर 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है, ऐसा कुछ होता है ना इनके अंदर, है ना। तो अगर मैं ये तो सारे ही कर सकता हूँ, ये वाला मैं कर सकता हूँ आराम से, डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन निकालने वाला। थोड़ा और पीछे चलूं तो मेरे लिए ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ये मेरे लिए बहुत डुएबल है। I/M की ट्रिक लगानी है मेरे को इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये भी मैं आराम से कर सकता हूँ, डेल्टा TF का मुझे फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं आ रहा मेरे को। ये मैं कर सकता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, है ना, रिंग इन मैक्सिमम है। तो ऐसे मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेंगे यार, ये मेरे लिए आसान, ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, मेरे लिए आसान क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे मैं 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट करके सबसे पहले उनको सॉल्व करूंगा। तो जैसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरे मतलब सही क्वेश्चन हो गए ये। फिर आप सेकंड लेवल पे मूव करते हो, जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जिन क्वेश्चंस के ऊपर। इसी तरह आपको चलते चलते ये भी मार्क करना पड़ेगा कि इसको लास्ट में टच करेंगे, हाँ, तो मार्किंग कर देनी चाहिए। और मार्किंग करने के बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो PTP दैट इज प्री टेस्ट प्लानिंग एंड PTA दैट इज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। आपने जैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया अपने हर टेस्ट के पैटर्न के अंदर, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये ज्ञान है जिसको सब सुन लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट शायद ही कुछ लोग करते हैं। बट आई कैन बेट आप इंप्लीमेंट करके देखो, 3 टेस्ट तक सिर्फ 3 टेस्ट करना, और 3 टेस्ट के बाद आप अपने स्कोर कार्ड को उठा के देख लेना, आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे। तो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें, वरना ये सिचुएशन, क्योंकि क्या टाइम बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, जैसे वो बढ़ेगा वो प्रेशर और क्रिएट होगा आपके। तो अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े तो वो प्रेशर के नीचे आप क्रम्बल कर जाओगे। आपको आता भी होगा ना तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके टेस्ट में मार्क्स आना जरूरी है, और टेस्ट में जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैक्सिमम लोग कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है कि उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। आप सोचो जब तक पहला टेस्ट नहीं होता ना, आदमी को लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है, सब मजा बढ़िया चल रहा है। जैसे पहला टेस्ट होता है मार्क्स लो जाते हैं, उसको लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको आता है, आपको टेस्ट में स्कोर करना नहीं आता है। कि टेस्ट में स्कोर कैसे किया जाता है, और स्कोर किया जाता है प्लानिंग से। कोई डाउट नहीं? हाँ, हाँ, तो एक बार नजर ही तो मारनी है। ये मैं कीबोर्ड लेके बैठा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ हो जाएगा, लिख दिया, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सेकंड देखा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। थर्ड देखा, अरे देखा हुआ है, हो सकता है। एक नजर, 5 मिनट लगेंगे आपको, पर वो 5 मिनट आपका करीबन 15 मिनट सेव कर लेगा। क्या? नहीं, रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको, बहुत अच्छी बात बोली आपने, आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी जितना तेज आप पढ़ सकते हो उतना जल्दी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको रोज एनसीईआरटी का 1 पेज पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, जो आपने 3 लाइन पढ़ी उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या। तो जैसे जैसे आप पढ़ने के अंदर डालोगे, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। अभी तो क्या होगा, आप 1 लाइन पढ़ोगे वो मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर उसको आप दोबारा पढ़ोगे। लेकिन रोज अगर आप 1 पेज एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ लो, बायोलॉजी को छोड़ के अगर आप इंजीनियरिंग वाले हो, और मैथ्स को छोड़ के अगर आप बायो वाले हो, तो इट शुड बी योर हैबिट। रीडिंग स्पीड तभी बढ़ती है, क्वेश्चन का डेटा उठाना तभी आप सीख पाओगे। 1 लाइन लिखिए, इस 1 लाइन को आप कितना जल्दी पढ़कर कितना जल्दी इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो आपके एग्जाम में स्पीड को तय करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं धड़ पढ़ते हैं, हमने कुछ नहीं आता, फिर 4 बार और पढ़ते हैं।
इतना तेज भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन की अपनी स्पीड सेट करो, क्वेश्चन को ऐसा पढ़ो कि एक बार ही पढ़ना पड़े मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3-4 बार पढ़ने पड़ते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट जनरल क्वेश्चंस आपके एक बार में ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने पढ़ा ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर आउट ऑफ विच 2 आर नॉट कोलिनियर, तो अभी दोबारा नहीं आना पड़ेगा, सेट हो गया होगा कि 2 कोलिनियर है, 2 कोलिनियर नहीं है। इफ ए दिस आर कोलिनियर देन कंडीशन लगानी है कोलिनियर की और वो सॉल्व करना है। मतलब मेरे को नहीं आती मैथ्स अभी, बट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है एक ही बार में। उसकी आप प्रिपरेशन करें घर पर। आप मान के चलें, आप जैसे आप लोग, मैं भी ऐसे ही करता था, एक क्वेश्चन किया खत्म कर दूसरे पहुंच गए, एक किया 10 सेकंड का एक रेस्ट लो, आंख बंद करो और अब अगले क्वेश्चन को बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट दो और आदत डालो कि एक ही बार पढ़ूंगा भाई। खुद को चैलेंज देना है कि एक ही बार में मेरे को डेटा निकालना है इस क्वेश्चन का। तो इट्स हाउ यू प्रैक्टिस दैट विल रिफ्लेक्ट इन टेस्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि धड़ाधड़ चल रहा है, एक क्वेश्चन गलत भी हो गया दोबारा कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को एज अ टेस्ट का चैलेंज लेकर चलना है कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरा। एक ही क्वेश्चन, एक टाइम पर सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और उसको एज अ चैलेंज लेकर चलना है कि सही होना चाहिए। आपका मैं बता रहा हूं ना, आपका ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती है, आपसे चीजें होती नहीं है। वो तो हमारा, हम इंसान है, हमारे पास क्या है ना, एक भांडा होता है, समझते हो भांडा? जैसे मुझसे गलती, भांडा किसी और के ऊपर फोड़ूंगा मैं, अपने ऊपर तो फोड़ ही नहीं सकता। अपने ऊपर फोड़ना सीखो। जिस दिन से भांडा आपने अपने ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया, आप इंप्रूवमेंट शुरू कर दोगे। और जब तक अपना भांडा किसी और के ऊपर फोड़ते रहोगे, आपको तो चोट ही नहीं लग रही ना। आदमी सुधरता कब है? जब खुद को चोट लगती है। तो भांडा अपने माथे फोड़ना शुरू करो कि मेरी गलती है, मैं नहीं कर पाया। फिर आप देखो आपके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू होंगे। लाइफ में ग्रोथ और जो आपका जो भी गोल की तरफ जाने का रास्ता है वो तभी शुरू होता है जो कुछ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ मैं इसमें गलत था, अब मैं किसी और के ऊपर भांडा फोड़ दूंगा तो ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोड़ा हो तो मेरे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो भांडा सबके पास है, लेकिन भांडा अपने ऊपर फोड़ना सीखें, तब जाके आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। और कोई बात? ठीक है, तो आई सजेस्ट, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर ऑल्सो कि आप सभी लोग क्या हर बार का पेपर अलग होगा। कई बार केमिस्ट्री का पेपर 40 मिनट में होगा और कई बार 1.25 घंटे में भी नहीं होगा। देयर इज नथिंग फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल। 2 राउंड तो लगने चाहिए कम से कम, उसके बाद नहीं हो रहा छोड़ दो भैया, अगले बाकी सब्जेक्ट में से मार्क्स निकालो। और जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट उस पर जरूर काम करें, क्योंकि आप वहां पे बहुत कुछ खो रहे हो। अगर मैं मैथ्स में 6 ही क्वेश्चन करके आ रहा हूँ 30 में से, तो आपको पता है कि मैथ्स में से मैं जूस निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपको मैथ्स पे ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि ओवर टाइम करके आप 6 से 25 क्वेश्चन कर लो, ओवर टाइम करके आप 6 से 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते हो, 10 क्वेश्चन। आप अपने 16 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, जो कि मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना? सो ये सब सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं था। अब मंडे है, मंडे को सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें जिन जिन ने टेस्ट दिया है उसमें इस टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है ना? जिन लोगों ने नहीं दिया है वो अगले टेस्ट से काम शुरू करेंगे, बट सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें सामने लिखा होना चाहिए पीटीए एंड पीटीपी। हर टेस्ट की डेट, टेस्ट का नंबर, उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। सही है? और जिसका नहीं हुआ वो समोसे खिलाएगा, समोसे खिलाएंगे सबको और क्लास नहीं आएगा। सबकी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं भूल गया, ये वो नहीं भूलो तो यहाँ बिठा के करवाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हाँ, इसका भी पीडीएफ चाहिए? ठीक है, मिल जाएगा।